नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। 22 साल बाद एक बार फिर संसद की सुरक्षा में भारी चूक सामने आई। एक नौजवान दर्शक दीर्घा से कूदा, लोकसभा में कलर स्मोक डाला, हंगामा किया, मगर पकड़ा गया। कुल मिलाकर 6 लोग आए थे जिन्होंने जो किया वो सरासर गलत है। कानून इन्हें सजा देगा, लेकिन ऐसी बौखलाहट नौजवानों के मन में क्यों? आज पब्लिक इंटरेस्ट में ये सवाल पूछना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को नए मुख्यमंत्री मिल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण में शामिल हुए, मगर अब वसुंधरा और शिवराज का क्या होगा? क्या दिल्ली में नई जिम्मेदारी मिलेगी या सियासत पर ब्रेक लग जाएगा? महादेव सट्टेबाजी ऐप याद है ना आपको? ईडी की रेड, 500 करोड़ देने का दावा, भूपेश बघेल पर इल्जाम। अब इस ऐप का मालिक रवि उप्पल दुबई में गिरफ्तार हुआ है। आरोप 6000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का है। सिग्नेचर स्टोरी में इसकी फुल इन्वेस्टिगेशन करेंगे आज पब्लिक प्लेटफॉर्म में उन लोगों की खबर लेनी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान पर पलीता लगा रहे हैं। मोदी ने वाराणसी का कायाकल्प किया, लेकिन कुछ लोग चोरी छिपे सड़कों पर कचरा फेंक देते हैं। इनका इलाज क्या है? क्या पोस्टर लगेंगे तभी ये हटेंगे? 13 दिसंबर 2001 तारीख याद है ना आपको? इसी दिन संसद में आतंकी हमला हुआ था। हमारे 9 वीर जवान शहीद हो गए थे। 22 साल बाद एक बार फिर लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा में भारी चूक हुई है। तो नौजवान दर्शक दीर्घा से अंदर गए थे, वहां से छलांग लगाकर हॉल में कूदे, हंगामा करने लगे। इनके पास हथियार तो नहीं थे, मगर कलर स्मोक जरूर था। थोड़ी देर में ही संसद में पीला धुआं छोड़ दिया। अफरा तफरी मच गई, लेकिन कुछ सांसदों ने आरोपियों को पकड़ लिया, पिटाई भी की, पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान संसद के बाहर एक लड़की ने भी हंगामा किया, पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। आज पूरे दिन संसद की सुरक्षा में लापरवाही का मुद्दा उठना भी चाहिए। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह भी है कि ये नौजवान लड़के लड़कियां आखिर संसद में हंगामा करने गए क्यों? इनका मकसद क्या था? इस तरह संसद में घुसकर बवाल करने की वजह क्या थी? पब्लिक इंटरेस्ट में संसद कांड की पूरी स्टोरी। देश की संसद कितनी महफूज है? संसद भवन में सुरक्षा के कैसे बंदोबस्त हैं? इन तस्वीरों ने ऐसे तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। 2 युवकों ने संसद के अंदर हंगामा किया। उसी वक्त एक युवती और युवक ने संसद के बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन करके सनसनी फैला दी। इस लड़की का नाम है नीलम। इसने भले ही इंकलाबी नारे बुलंद किए हों, लेकिन नीलम ने जो दुस्साहस किया है उसे कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन नीलम ने संसद की सुरक्षा को खतरे में डालने का जोखिम आखिर उठाया क्यों? हरियाणा की रहने वाली नीलम ने मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दिए हैं, तो फिर उसने ये कदम क्यों उठाया? हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं था, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी भी
ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। जिस वक्त संसद के बाहर ये सब हो रहा था, उसी वक्त संसद के अंदर भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये दोनों युवक दर्शक दीर्घा से कूदकर सीट पर चढ़ गए। ऐसी अफरा तफरी और हंगामा मचाया कि सांसदों को एक पल के लिए अंदाजा ही नहीं हुआ कि आखिर हो क्या रहा है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लेकिन कुछ सांसदों ने हिम्मत दिखाई, घेर कर युवकों को दबोचा और लोकसभा के अंदर ही उनकी धुनाई कर दी। धड़ाम जैसी आवाज आई पीछे, तो हमको लगा कि कोई गिर गया, किसी का पैर रपट गया या किसी ने धकेल दिया। तो जैसे ही उसकी तरफ ध्यान गया, देखा तो एक ऊपर से और कूदा। बिल्कुल क्लियर कट दिख गया कि इनकी इंटेंशन खराब है। और वो जिधर को लोग चलते हैं, जो चलने की जगह, उसमें से ना जाके सीटों के ऊपर से जंप जैसे ही 2 जंप लिए, तीसरी की तरफ आ रहा था तो 6-7 हम एमपी भागे। जैसे ही पकड़ा तो उसको पकड़कर फिर पिटाई शुरू करी और उधर से कुछ धुआं निकलना सा शुरू हुआ। शायद जूते में से जो चीज, जैसे कोई धुआं की कोई पिटारी हो, खोल दी हो, ये धुआं का कोई छोटा मोटा बम हो, इस तरह की कोई चीज थी। लोकसभा में घुसे 2 युवकों के नाम सागर शर्मा और मनोरंजन है। सागर शर्मा यूपी के लखनऊ और दूसरा आरोपी मनोरंजन कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है और पेशे से इंजीनियर है। दोनों ने संसद में घुसने के लिए मैसूर के बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के जरिए गेस्ट पास हासिल किया था। लेकिन मनोरंजन का परिवार खुद हैरान है कि उनके इंजीनियर बेटे ने ऐसा कदम आखिर क्यों उठाया। ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲೇ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಓದೋನು ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಓದೋನು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನುರಿತವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಬಡವರು ಬಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ವಿನ ಅವನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್। संसद के बाहर हंगामा और अफरा तफरी के एक और आरोपी का नाम अमोल शिंदे है, जो नीलम के साथ संसद के बाहर पकड़ा गया। अमोल महाराष्ट्र के लातूर से दिल्ली आया था। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले ये चारों आरोपी इस वक्त दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं। स्थानीय पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो तक ये जानने की कोशिश में जुटा है कि इन चारों ने जो किया, क्या वो कोई साजिश थी या फ्रस्ट्रेशन में सनसनी फैलाना ही इनका मकसद था। लेकिन ज्यादा जरूरी ये जानना भी है कि चारों ने अपने दिमाग से ही संसद के सुरक्षा घेरों को भेदने का प्लान बनाया या किसी और ने भी उनकी मदद की। एफएसएल की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम लगातार अब सैंपल कलेक्ट कर रही है। ये स्पॉट 1 की तस्वीर है, आप देख रहे हैं 2 जगह क्राइम सीन जो है उन्हें चिन्हित कर दिया गया है। दूसरी तरफ येलो कलर का वो जो धुआं छोड़ते हुए हमें तस्वीर नजर आई थी, बाहर भी और अंदर भी संसद भवन के, वो यहां से कलेक्ट की गई है। तमाम पहलुओं पर अब जांच की जा रही है बड़ी बारीकी से कि आखिर ऐसा क्या पदार्थ वो हो सकता है, क्या वो जहरीला पदार्थ भी हो सकता है, क्या कुछ मकसद हो सकता है और कैसे उन 2 विजिटर्स की एंट्री अंदर होती है। धुआं छोड़ने वाली चीज लेकर कोई संसद भवन में प्रवेश कैसे कर गया, बड़ा सवाल है ये। कल को कोई कुछ भी लेकर जा सकता है। संसद की सिक्योरिटी ब्रीच करने के इन सभी आरोपियों से दिल्ली पुलिस की पूछताछ चल रही है। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। चारों आरोपी मनोरंजन, नीलम, अमोल और सागर शर्मा पढ़े लिखे हैं। पकड़े जाते वक्त इन आरोपियों ने कहा था कि उनका संबंध किसी संगठन या विचारधारा से नहीं है। चारों एजुकेशन, और यानी हम ये कहते हैं कि अच्छी हायर एजुकेशन लिए हुए हैं, लेकिन ये सभी गरीब परिवारों से हैं। तो क्या पढ़ाई लिखाई के बावजूद बेरोजगारी की समस्या से ये नाराज थे और इसी के चलते क्या इन्होंने संसद में घुसकर हंगामा करने जैसा खतरनाक कदम उठाया। संसद के बाहर प्रदर्शन करने के आरोप में पकड़ी गई नीलम का परिवार हरियाणा के जींद में रहता है। नीलम के परिवार का भी ये कहना है कि पीएचडी के बावजूद नौकरी ना मिलने से नीलम काफी पहले से नाराज चल रही थी। यानी यहां मुद्दा बेरोजगारी का निकल आया। वो स्टडी सर ये पेपर की तैयारी करती है, उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था, उसकी तैयारी करती है, वो दोबारा पेपर देकर दोबारा फिर गई सर। BA, MA, BEd, STET, CTET, MA, MPhil
नेट क्वालिफाइड है उसका सर। कोई बात नहीं चलाई और बेरोजगारी का उस हिसाब था बहुत। मेरी लड़की तंग थी, इतनी पढ़ाई लिखाई टूके पढ़ने लिखाई पढ़ाई। वैसे तो पढ़े लिखे बच्चे इस तरह की हरकतें नहीं करते, पर हम बार बार कह रहे हैं संसद भवन की सुरक्षा में चूक गंभीर मसला है। संसद की सुरक्षा में समझौता किसी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता, वो भी तब जब संसद पर आतंकी हमला हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि संसद के अंदर हंगामा करके सुरक्षा को चुनौती देने और बाहर प्रदर्शन के नाम पर हंगामा करना क्या वाकई कोई साजिश है, या फिर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की तरफ सिस्टम और सरकार का ध्यान खींचने का सनक भरा तरीका है, या फिर वाकई नीलम जैसे पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी को लेकर भारी नाराजगियां हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझाने के लिए एक तस्वीर दिखाते हैं आपको। यह तस्वीर संसद भवन से कुछ ही दूरी पर मौजूद जंतर मंतर की है। दिल्ली के सर्द मौसम में धरना प्रदर्शन कर रहे तमाम नौजवान बेरोजगार हैं। 4 साल पहले रेलवे में भर्ती हुई थी, इन्होंने परीक्षा भी दी उसकी। 3 चरणों में परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया पूरी भी कर ली। जिन्हें नौकरी के लिए चुना गया था उनको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया, लेकिन किसी को भी अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिली, डिपार्टमेंट में ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि रेलवे के मुताबिक साउथ जोन में पद ही खाली नहीं है। अरे भाई, जब पद ही खाली नहीं है तो परीक्षा कैसे ले ली? ये तमाम बेरोजगार केंद्र सरकार के रोजगार मेले में भी गए, लेकिन नौकरी फिर भी नहीं मिली। इन बेरोजगारों में ऐसे भी हैं बहुत सारे जो पहले से सरकारी या प्राइवेट नौकरी कर रहे थे और उस नौकरी को छोड़कर रेलवे की नौकरी पाने के लिए तैयारी कर ली थी। इन्होंने सिलेक्शन हो गया, समझ लिया था, लेकिन अब सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। ऑलरेडी वो सरकारी जॉब में पोस्टेड थे, वहाँ का बॉन्ड भर के वहाँ पे पैसे भर करके मैडम इसके लिए आए, तो उधर से भी छूट गया मैडम, ये भी नहीं मिल रहा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपकमिंग वैकेंसी में फॉर्म फिल किए हुए थे। परिवार की हालत एकदम बहुत लो क्लास है। यहाँ में सब कैंडिडेट है, सब दोस्त हैं मेरे, उन सब में सबसे लोअर पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। समाज में ऐसे शक भरी नज़रों से देखा जाता है हम लोग को ये लोग तो झूठ का बहाना कर दिया, गांव में ढिंढोरा पीट दिया, या बहुत लोग ऐसे भी तो कहते हैं कि ये लोग शायद घूस नहीं दिए इसलिए नहीं हुआ। दबाव तो होता ही है, पेरेंट्स तो बोलते ही हैं आपको और कुछ देख लो या और कहीं कर लो, बट पर 1 साल देने के, इसके 4 साल देने के बाद भी हमें नौकरी नहीं मिल रही तो हम कहाँ जाएंगे। देश में बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई बड़ा मसला है। नौजवानों को नौकरी ढूंढने नहीं मिल रही। बेरोजगारी का ग्राफ क्यों बढ़ता जा रहा है और ये चिंता क्यों बढ़ा रहा है? इसलिए क्योंकि दिसंबर 2023 में बेरोजगारी दर 8.8% थी। 15 से 34 साल के लोगों की सबसे बड़ी चिंता क्या है? नौकरी पाना। 36% लोगों की राय में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। 16% लोग गरीबी और 13% कहते हैं महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। 6% लोगों की राय में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। 4% लोगों की राय में शिक्षा में बाधा, आबादी सबसे बड़ी समस्या है। ये दोनों पीएम कौशल विकास योजना में 1.37 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के बाद सिर्फ 24,37,664 युवाओं को ही नौकरी मिल पाई। अब बताइए कि कितनों की ट्रेनिंग हुई और कितनों को नौकरी मिली। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की तस्वीर हमने आपको दिखाई। ये तस्वीरें हम लगातार आपको इसलिए दिखा रहे हैं, ये तकलीफ और दर्द आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे देश में यही तरीका है। विरोध करिए और कानून के दायरे में रहकर बात रखिए। अहिंसक प्रदर्शन कोई नहीं रोकता आपको, लेकिन सोचना यह भी है कि जब पढ़ा लिखा आदमी या कोई क्वालिफाइड इंजीनियर लोकतंत्र के मंदिर में जाकर इस तरह का हंगामा मचाता है तो सुरक्षा में लापरवाही के साथ साथ बात उसकी मनोदशा पर भी होनी चाहिए। जो हरकत इन चारों ने की, कानून उसकी सजा इन्हें देगा और देनी भी चाहिए, और इसलिए भी देना बनता है ताकि आगे से कोई ऐसी हिमाकत ना कर पाए। लेकिन सवाल ये भी है कि इतने पढ़े लिखे लड़के लड़कियां आखिर कानून को इस कदर हाथ में लेने का फैसला क्यों लेने लगे, कैसे लेने लगे और क्यों ले लिया इन्होंने? जरा सोचिए। हम सबको इस पर सोचना है
और संसद में सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए क्या इंतजाम होने चाहिए, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। और ये जिम्मेदारी सरकार और उसके बड़े अफसरों की है। दिल्ली में संसद की सुरक्षा पर सवाल है, उधर मुंबई में इजरायली दूतावास की सिक्योरिटी पर बवाल है। गाजा में जंग के चलते सुरक्षा का इतना तगड़ा तामझाम लगा दिया गया है वहां कि लोअर परेल की आबादी आफत में आ गई है। दूतावास के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है। लोगों ने मुंबई पुलिस को लिखा है कि या तो कॉन्सुलेट को यहां से शिफ्ट कर दो या फिर उन्हें रहने के लिए कोई दूसरी जगह बता दो। मुंबई पुलिस अब क्या करेगी? लोगों को उनके हाल पर छोड़ देगी या दूतावास का सुरक्षा घेरा तोड़ देगी? कांच की आलीशान बहुमंजिला बिल्डिंग, जिसके एंट्री गेट पर साफ और मोटे अक्षरों में लिखा है मैराथन फ्यूचरेक्स। लोअर परेल में ये इजरायली दूतावास का पता है। अब इन तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। कॉन्सुलेट के गेट पर बेहिसाब भीड़ है, तिल धरने की भी जगह नहीं। उधर कॉन्सुलेट के अगल बगल में सिक्योरिटी एकदम टाइट है। हर आने जाने वाले को रोका जा रहा है और सामान की भी तलाशी ली जा रही है। गेट के अंदर ही नहीं, बाहर भी सुरक्षा में जवान मुस्तैद हैं। पुलिस वैन से लेकर बसें तक लगाई गई हैं। अब इनसे मिलिए, ये विशाल भोईर हैं, ये भी इसी टाइट सिक्योरिटी के मारे हैं। सर्वसामान्य जनता को जाते हुए देखती है, क्या थैली में क्या लेके जा रहा है, कि सब्जी लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, ऐसे देखती है घूर घूर के। इन लोग की वजह से सर्वसामान्य जनता बहुत परेशान है। सिक्योरिटी सिरदर्द बनी तो लोगों ने मोर्चा खोल दिया। दूतावास के ठीक सामने भीड़ जमा है। लोगों के हाथों में शिकायत की कॉपी है। अब इनसे मिलिए, ये यशवंत शिंदे हैं, लोअर परेल से दूतावास हटाओ मुहिम के लीडर हैं। इन्होंने ही थाने में शिकायत की है। इनको गिला सिर्फ सुरक्षा तामझाम से ही है या इस डर की कोई और वजह भी है? लाखों लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर रोज, हर दिन। मैंने 7 और 8 तारीख को तकरार दी कि ऐसा ऐसा है और इसको तुरंत बंद किया जाए। 2 दिन के बाद ही मुंबई के बोरीवली इलाके में 15 दहशतवादियों को पकड़ा है और वो दहशतवादी ड्रोन बम हमले की तैयारी कर रहे थे, साजिश रच रहे थे। पुलिस का जिम्मेवारी, दायित्व है कि नागरिकों की पहली सुरक्षा होनी चाहिए। डर की एक और बड़ी वजह सामने आई। इजरायली दूतावास कॉर्पोरेट बिल्डिंग में है, जिसमें कई दूसरे दफ्तर भी चल रहे हैं। रोज हजारों लोग इन दफ्तरों के चक्कर काटते हैं। उनकी भी उतनी ही चेकिंग होती है जितनी साधारण आदमी की। इजराइल से हम लोग की पूरी हमदर्दी है, लेकिन ऐसे भीड़भाड़ वाले इलाके में उनको रखना तो हम लोग के लिए भी डेंजरस है, उनके लिए भी डेंजरस है। तो उनके लिए उन्होंने जो सुरक्षित एरिया, बीकेसी बोलो या मलबार हिल के जैसा, ऐसे एरिया में रख के उनको अच्छी खासी सुविधा या सुरक्षा देना जरूरी है। मुंबई के एनएम जोशी मार्ग थाने में शिकायत तो दे दी गई है, लेकिन लोगों को परेशानी से निजात कब मिलेगी? और क्या मुंबई पुलिस दूतावास की सिक्योरिटी को चैलेंज कर पाएगी? ये कहना फिलहाल बड़ा मुश्किल है। दूतावास होना चाहिए, इजराइल से इन्हें सिंपैथी है, लेकिन मुंबई के रहने वालों लोगों को इससे खतरा हो, ऐसा वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूतावास कहां बनेगा, कौन तय करता है? जाहिर है सिस्टम और सरकार। अब लोग परेशान हैं तो उसका समाधान भी इन्हीं लोगों को खोजना पड़ेगा। आज नहीं तो कल मुंबई के लोगों की परेशानी का हल निकल जाएगा, लेकिन सियासत में कुछ नेताओं की तकलीफ कैसे दूर होगी? आज मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
छत्तीसगढ़ को विष्णु देव साय के तौर पर नया सीएम मिल गया। मोहन यादव कैबिनेट का पहला फैसला भी आ गया। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजने पर बैन लगाया जाएगा। मोहन सरकार को पब्लिक प्लेस में शोर पसंद नहीं। लेकिन आज चर्चा तो शिवराज सिंह चौहान की कबीर बाणी और राम भजन की भी हो रही है। पूर्व सीएम के सियासी भविष्य के लिए लाडली बहनें और भांजे परेशान हैं। 64 साल की उम्र में शिवराज पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा यहीं से लग जाएगा। क्या वो अब घर बैठ जाएंगे या नए चुनाव का पेड़ लगाएंगे? उनके साथ वसुंधरा की अनदेखी पर भी जनता का मूड क्या है, ये हमने जानने की कोशिश की है। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राम भजन सुखदाई जपो मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। और मित्रों, अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। वाह रे मामा, सियासत के साथ अध्यात्म का गजब गठजोड़ दिखाया। पहले राम भजन गाया करते थे, अब जाते जाते कबीर का संदेश देने लगे। और मित्रों, अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। जैसा मिला वैसा ही सौंप दिया। 2 दिन के जीवन में कब क्या हो जाए, इंसान को क्या कुछ देखना पड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। खुद शिवराज को ही ले लीजिए, कल तक सूबे के सीएम थे, अब विधायक हैं, और जो एमएलए मामा की कैबिनेट का हिस्सा थे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। डॉक्टर मोहन यादव के शपथ में पीएम मोदी पहुंचे, उनसे पहले शिवराज आए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया और पुष्कर धामी के पास बैठे मंच पर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और धीरे से किनारे हो गए। मगर बाहर का माहौल अलग था। मामा को देखकर हजारों कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। फिर काफी देर तक नारेबाजी की। किसी ने मामा को आंधी तूफान कहा तो किसी ने मध्य प्रदेश की शान। मामा छोड़ दिया अपने भांजों को, अपने नहीं छोड़ा दिया मामा। मध्य प्रदेश की शान है, मध्य प्रदेश की शान है। अब इस तरह की दीवानगी से क्या होगा? क्या नई सरकार को भी जनता उसी तरह कबूल करेगी, सिर आंखों पर बिठाएगी, जैसे 18 साल मामा को बिठाया? लाडली बहनों का क्या होगा? वो क्या कहती है? उनका सुनते सबका दिल दुखा है और बिल्कुल हमारा मन नहीं है कि हम दूसरों को देख पाए। बहुत दुख हो रहा है इस चीज को आज, क्योंकि पूरे परिवार के बारे में जिनने सोचा है तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी है। अब वो चले गए तो हमें बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है हमारे दिल में। अब वो क्या मानो ये नए मुख्यमंत्री बने, ये न चलाए नहीं चलाए। बहनों को डर इसलिए भी है क्योंकि जिस दौरान शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हो रही थी, बड़े बड़े होर्डिंग लगे, तब लाडली योजना का कहीं कोई जिक्र नहीं था। जाने क्यों पार्टी इस योजना से अब अपनी दूरी बना रही है। केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश का नेतृत्व हो, इस योजना का जिक्र उतना नहीं कर रहा है जितना शिवराज सिंह चौहान पहले करते थे। नए मुख्यमंत्री भी इस योजना पर बहुत ज़्यादा सवालों के जवाब दे नहीं पा रहे हैं। जाने क्यों पार्टी ने इस योजना से अपनी दूरी बना ली है, शायद इस वजह से कि योजना पर पूरी छाप पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की थी। तो क्या मध्य प्रदेश और शिवराज का साथ यहीं तक था? जो 2024 की तैयारियों में तनमन से जुटे थे, वो भोपाल में पेड़ लगाने, दिल्ली नहीं जाने और अब विदा लेने की बातें क्यों कर रहे हैं? शिवराज संगठन के नेता हैं, पार्टी लाइन पर ही बोलते आए हैं, तो फिर इन बयानों का मतलब क्या है? मिशन 2024 प्रारंभ कर रहे हैं कि 29 में से 29 की 29 सीटें छिंदवाड़ा सहित, और सबसे पहले छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी जीते। कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। और मित्रों, अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। सवाल तो ये भी है कि अगर दिल्ली से बुलावा आ ही गया तो क्या करेंगे? मामा अगर जनता की बात सुनेंगे तो जवाब
ढूंढने में आसानी होगी। उन्होंने अभी प्रदेश चलाया, अब उनको देश चलाने की जिम्मेदारी जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो देश भी बहुत अच्छे ही चलाएंगे जिस हिसाब से उन्होंने अपने प्रदेश का विकास किया है। और ये सरकार अभी तक चली है, जो 4 बार के मुख्यमंत्री हैं वो, तो जिम्मेदारी तो उनको लेनी पड़ेगी और देनी भी चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी मिलना चाहिए, केंद्र में जाना चाहिए, और जो काम शिवराज सिंह ने करे हैं इनको भी बताना चाहिए कि ऐसे काम होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। मतलब जनता को लगता है कि शिवराज के पास अभी आगे बढ़ने का मौका है, मगर आखिरी फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व को ही करना है। शिवराज को किस रूप में इस्तेमाल किया जाएगा भी या नहीं। कृषि मंत्री के तौर पर या किसी महत्वपूर्ण मंत्रालय में एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर मैं शिवराज सिंह चौहान की बड़ी भूमिका देखता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में कमाल का काम किया है। जिस तरह की योजनाएं वो किसानों के लिए लेकर आए वो अपने आप में कमाल का काम है। तो मुझे लगता है कि वो एक भूमिका हो सकती है। इसके अलावा भी अगर वो किसी मंत्रालय में जाएंगे तो जैसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड, उसमें वो बेहतर करेंगे। इस तरह की सिचुएशन वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ भी है। 2014 में बीजेपी जब सत्ता में आई तो वसुंधरा को केंद्र की राजनीति में आने के लिए कहा गया था, मगर उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। वो राजस्थान में पार्टी नेताओं के बीच लोकप्रिय बनी रही। लेकिन अब वसुंधरा क्या करेंगी? राजस्थान की जनता उनके भविष्य को लेकर क्या सोचती है? बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनी है, उसी तरीके से उनको पूरे देश में जुट करके और मजबूत करना चाहिए लोकसभा चुनाव में अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी को। उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते हर प्रदेश पूरे देश भर में जाकर के बीजेपी को मजबूत करने के लिए 2024 में काम करना चाहिए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें राजस्थान में रहकर पार्टी को मजबूत करना चाहिए। 25 सीट अगर रिपीट करनी है तो वसुंधरा जी को राजस्थान में काम करना चाहिए, और 25 सीट रिपीट वसुंधरा के बगैर संभव नहीं है। जनता ही जनार्दन है, तो क्या महारानी को भी दिल्ली बुलाया जा सकता है या 24 के लिए कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी? पहली जिम्मेदारी तो वसुंधरा जी के पास होगी कि वो राजस्थान में 2024 के लोकसभा चुनावों में 25 की 25 सीटें जिताने की जिम्मेदारी लें भारतीय जनता पार्टी की। और फिर उसके बाद पार्टी जो भी जिम्मेदारी उन्हें देती है, केंद्र में जिम्मेदारी देती है या कहीं और जिम्मेदारी देती है, वो उसे पूरी ताकत के साथ निभाएं। वसुंधरा राजे की राजस्थान में भूमिका, केंद्र में भूमिका, भारतीय जनता पार्टी में भूमिका अभी न तो खत्म हुई है और न बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। बड़ी बात यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका मिलती है इन दोनों नेताओं को। ये सही है, जब सियासत का रुख और पार्टी का लीडर बदलता है तो फिर उसका रिवाज भी बदल जाता है। पहले बीजेपी को अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जैसे लीडर चलाते थे। 64 साल के शिवराज और 70 साल की वसुंधरा राजे उन्हीं के चुने हुए नेता हैं। लेकिन अब पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप नए चेहरों पर दांव आजमा रही है। इसलिए सवाल है, शिवराज और वसुंधरा का होगा क्या? नई जिम्मेदारी या फिर इतिहास की सवारी? सियासत के बाद सट्टेबाजी पर नई खबर आपको बतानी है आज। महादेव ऐप पता ही होगा आपको, बैटिंग ऐप, उस पर एक्शन के बाद सट्टेबाजी के एक मास्टरमाइंड रवि उप्पल को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को भारत लाने की तैयारी हो रही है, लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा है। शातिर तरीके से विदेश में कॉल सेंटर खोलकर सट्टा साम्राज्य स्थापित करने वाला सौरभ चंद्राकर कब गिरफ्तार होगा? और जो आरोपी दुबई से गिरफ्तार हुआ है, क्या उसके खुलासे देश में नया सियासी भूचाल ला सकते हैं? तस्वीर में दिख रहा 43 साल का रवि उप्पल सट्टेबाजी के सबसे बड़े ऑनलाइन अड्डे महादेव ऐप का मालिक है। भारत के एक्शन के बाद दुबई में पुलिस ने रवि उप्पल को गिरफ्तार कर लिया है। रवि उप्पल और महादेव ऐप का दूसरा मालिक सौरभ चंद्राकर सट्टेबाजी का सिंडिकेट बनाकर हजारों करोड़ के मालिक तो बन गए, लेकिन अब उनके सट्टा साम्राज्य का ध्वस्तीकरण शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है रवि उप्पल। 6000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस का मास्टरमाइंड है रवि। ईडी ने रवि के खिलाफ अक्टूबर में जारी किया था रेड कॉर्नर नोटिस। ईडी ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट से लिया था गैर जमानती वारंट। दुबई ने भारत को दी रवि की गिरफ्तारी की जानकारी। रवि के भारत प्रत्यार्पण के लिए तैयार है दुबई। रवि के साथ 2 और आरोपी हिरासत में लिए गए। यूएई में जल्द दबोचा जाएगा दूसरा बड़ा आरोपी सौरभ चंद्राकर।
कई शिकायतें मिली थी कि जो कुछ लोगों के द्वारा जो है ऑनलाइन सट्टा ऐप चलाया जा रहा है। उसके पश्चात शिकायत मिलने के पश्चात वर्ष 2022 में दुर्ग पुलिस के द्वारा विभिन्न थानों में FIR उस संबंध में लिया गया था। उसमें मेन जो है सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल का नाम उस समय आया हुआ था और बाकी जो उस समय जो इस सिस्टम से जुड़े हुए कुछ लोग थे उनके ऊपर भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई थी। महादेव ऐप बनाकर लोगों को सट्टेबाजी के दलदल में उतारने वाले सिर्फ रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर ही नहीं है, इनके पीछे पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। ईडी के साथ साथ मुंबई और छत्तीसगढ़ पुलिस इनकी जांच कर रही है। जांच आगे बढ़ी तो मामले में सफेद पोशों की भी एंट्री हो गई। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन CM भूपेश बघेल पर महादेव ऐप के प्रमोटर से 508 करोड़ रुपए लेने का सनसनीखेज आरोप लगा। 3 नवंबर को ईडी ने बड़ा दावा किया, भूपेश बघेल को दिए गए 508 करोड़ रुपए। ईडी ने होटल ट्राइटन और भिलाई में तलाशी ली। कैश का कोरियर असीम दास पकड़ा गया। कांग्रेस को चुनाव में नकदी पहुंचाने के लिए आया था असीम। ईडी ने असीम से 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद किए। असीम ने माना कि दुबई में बैठे महादेव ऐप प्रमोटर्स ने बघेल को कैश पहुंचाने का आदेश दिया था। ईडी ने महादेव ऐप के बेनामी खातों से करीब 16 करोड़ रुपए फ्रीज किए हैं। देश के अलग अलग शहरों में 417 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की गई है। जिसके पास पैसा पकड़ा गया वो रमन सिंह के साथ उसका फोटो है, उसके पार्षद है, उसके बड़े करीबी है, भाजपा कार्यकर्ता उसके यहाँ पकड़ा गया और भाजपा जो नेता है उसके रिश्तेदार की गाड़ी। ईडी ने जिस कैश कोरियर असीम दास को पकड़ा, कुछ दिन बाद असीम के पिता सुशील दास लापता हो गए। तलाशी के 3 दिन बाद सुशील दास की लाश छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक कुएं से मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान महादेव ऐप को मुद्दा बनाया था। छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। जूस बेचकर सट्टा ऐप बनाने वाले सौरभ चंद्राकर ने दुबई में शादी की। शादी में बॉलीवुड के सितारों का जमावड़ा लगा। दावा है कि चंद्राकर ने अपनी शादी में 200 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए थे, जिसके बाद ईडी के रडार पर 15 से ज्यादा बॉलीवुड और टीवी एक्टर भी आ गए। रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हिना खान को सम्मन भेजा गया। दुबई में महादेव ऐप का एक मास्टरमाइंड पकड़ा गया, दूसरा भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि सट्टे के साम्राज्य को स्थापित करने में मदद करने वालों का पूरा पर्दाफाश कब होगा, और जो लोग ये पैसा लुटा चुके हैं शायद वो तो कभी वापस आएगा ही नहीं। महादेव ऐप के मुख्य अभियुक्त रवि उप्पल की गिरफ्तारी अपने आप में बहुत कुछ कह रही है और ये हमारा प्रदेश की जनता से वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ऐसे दोषियों पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। कोई व्यक्ति चाहे 7 समुंदर पार में बैठा हो, चाहे किसी भी कोने में बैठा हो, उसको धर दबोचा जाएगा। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन पैसा कमाने के लिए सट्टेबाजी में फंस जाना ठीक नहीं है। इंटरनेट पर महादेव ऐप जैसे सैकड़ों एप्लीकेशन हैं जो आपकी कमाई पर नजरें गड़ाए रहते हैं। ये ऐप आपको पैसे दुगने करने का लालच देंगे और फिर जल्दी अमीर बनाने के लालच में फंसाकर ठग लेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में ये खबर दिखाने का हमारा मकसद है कि आप इस तरह की ऑनलाइन ठगी से हमेशा सावधान रहें। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब वो खबरें हैं जो आपकी जिंदगी से ताल्लुक रखती हैं। घर में साफ सफाई करते हैं या जरूर करवाते होंगे, कूड़ा भी डालते होंगे या फिर कर्मचारी कूड़ा उठाकर ले जाता होगा। शहर में इसी तरह का सिस्टम है। प्रधानमंत्री मोदी खुद सफाई पसंद हैं। स्वच्छता अभियान चलाया भी उन्होंने। 17 दिसंबर को 2 दिन के लिए अपने संसदीय इलाके वाराणसी जा रहे हैं। 900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। लेकिन इसी वाराणसी से एक रिपोर्ट आई है स्वच्छता को लेकर। मोदी के मिशन में कौन पलीता लगा रहा है, लोग कैसे जागरूक बनेंगे? ये वो काशी है जिसे दुनिया जानती है।
पहचानती है। नरेंद्र मोदी यहीं से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, प्रधानमंत्री बने, हजारों करोड़ लगाकर काशी का कायाकल्प कर दिया। लेकिन एक चुभता हुआ सच ये भी है कि बनारस की गलियों में एक और शहर बसता है जो रोजाना यहां रहने वाले लोगों को चिढ़ाता है, परेशान करता है। यह वाराणसी के चीफ मेडिकल ऑफिसर का सरकारी बंगला है। सोचिए, जिन अफसर पर पूरे शहर को ठीक करने की जिम्मेदारी है, उन्हीं के घर के बाहर बीमारियों का ढेर है। घर से निकलते ही दिखता है कूड़ा ही कूड़ा। सीएमओ बंगला के सामने ही कूड़ा, जब मुख्य अधिकारी के सामने ही कूड़ा पड़ा हो तो आप स्वच्छता कैसा समझ सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि स्वच्छता अभियान का असर शहर पर दिखा है। गलियां साफ हुई हैं, मोहल्ले में पहले जैसी गंदगी नजर नहीं आती। तारों का जाल दिखता था, वो कम हुआ है। गंगा नदी और घाट लगातार साफ हो रहे हैं, लेकिन साफ सुथरी काशी में सड़क किनारे फेंका गया कूड़ा अच्छा नहीं लगता। हमारे एरिया में पहले से तो सुधार है, लेकिन कुछ यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि दूर दराज से ला करके जहाँ देखते हैं सुनसान है, जहाँ थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, वहाँ ला करके लोग कूड़ा फेंक देते हैं। विभाग की तरफ से यही हमारा निवेदन कि भाई कुछ सीसी कैमरे वगैरह की व्यवस्था की जाए कि ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं उनको सबक मिल सके। जिन एक दो लोगों के बारे में बात हो रही है, उन्हीं को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने की अनोखी पहल शुरू होने जा रही है। वाराणसी नगर निगम ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। अब जो कोई चुपके घर का कूड़ा बाहर सड़क पर फेंकता नजर आएगा, कैमरे में दिखेगा, उसके पोस्टर लगाए जाएंगे। एक सामाजिक रूप से हम अगल बगल के लोगों को, हम नगर निगम सफाई कर रहा है, अगल बगल के लोग सफाई कर रहे हैं, अगर उसी में कोई व्यक्ति अगर कूड़ा डाल रहा है तो सबके सामने कम से कम उसको सोशल मीडिया के द्वारा ये व्यक्ति हैं जो कि देखिए सफाई में हमारे बहुत सहयोग कर रहे हैं, इस टाइप में कुछ उनको हम लोग सामाजिक रूप से सबके सामने लाने का प्रयास करेंगे। अब लोग इस अभियान को लेकर क्या कह रहे हैं? जो गंदगी फैलाएगा सीसीटीवी में पकड़ा जाएगा, उसके पोस्टर लगाना सही होगा। कैमरा लगा करके चालान करें या उनका फोटो लगा कर सामाजिक, एक तरह से सामाजिक बदनामी होगी उनकी, इसलिए भी अवेयरनेस लाना चाहते हैं। इस योजना को लाने से पहले सावधान करें, जानकारी हो उनको कि ऐसा करने से और हमारा फोटो लगेगा और जिससे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन होगा, जिसकी वजह से लोग सावधान हो गए, ऐसा नहीं करेंगे। कोई भी सांसद या सरकार क्या कर सकती है? अच्छी सड़कें बना सकती है, पुल बना देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे, लोगों की सहूलियत के लिए सस्ते घर बना देंगे, लाभार्थी योजना चला देंगे। लेकिन सिविक सेंस तो लोगों को सीखनी होगी ना। हम सब जागरूक होंगे तभी सरकार के इन तमाम प्रयासों का फायदा है। गंद नहीं फैलाना, देश को साफ करिए। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले को लेकर एक खबर आ रही है। आरोपी नीलम के समर्थन में हरियाणा किसान संयुक्त मोर्चा सामने आया है। किसान मोर्चा ने नीलम की रिहाई की मांग की है। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के नेता आजाद पलबा ने कहा है कि अगर नीलम को जल्द रिहा नहीं किया गया तो कोई बड़ा कदम वो उठा सकते हैं। नीलम के समर्थन में कल हरियाणा किसान मोर्चा ने एक बैठक भी बुला ली है। वैसे नीलम काफी एक्टिव रही है। जब 2020 में किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली की सीमाओं पर, उस दौरान उसके काफी अच्छे किसान नेताओं से संबंध हो गए थे, इसलिए किसान संगठन, कुछ नेता उसके साथ आ गए उसकी रिहाई को लेकर। चलिए अब खबरों के बाद वक्त हो गया है आपके कमेंट्स का। देख लेते हैं आपने क्या लिखा है कल की खबरों के बारे में। चलिए, अरुण शर्मा आ गए हैं। इस तरह की खबर इस तरह की ही होनी चाहिए जिसका असर जनता के साथ साथ सरकार पर भी होना चाहिए, और सरकार जिन कामों के लिए चुनकर आई है वो उस काम को करे। ठीक है अरुण जी, बिल्कुल इसी तरह से हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त की कमी है इसलिए एक ही कमेंट दिखा पाएंगे, लेकिन मेरे जाने का वक्त हो गया है। घड़ी की सुई ने इशारा दे दिया है। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी, आपकी खबरों के साथ, आपके मुद्दों के साथ। लेकिन एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। शिरीन आ चुकी हैं स्टूडियो में और आगे इस सिलसिले को बढ़ाएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, कल तक के लिए शुभ रात्रि।